हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 69th बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। आइए मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल एकेडमिक्स फॉर सीएसई पर आप सभी को भेज दिया जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो में देख लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 1765 ईस्वी में संपन्न इलाहाबाद संधि में सम्मिलित था? यानी कि जो तीन विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से कौन से जो प्रावधान हैं वह 1765 के इलाहाबाद संधि में सम्मिलित किया गया था? पहला है, कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, तो यह तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, नवाब को प्रतिरक्षा, न्यायालय और कानून व्यवस्था का दायित्व प्रदान किया गया, यह भी सही है। तीसरा, मुगल बादशाह ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब स्वीकार किया। देखिए, मीर जाफर को बंगाल का नवाब मुगल बादशाह ने स्वीकार नहीं किया था, बल्कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, और लेकिन 1 और 2 नंबर जो स्टेटमेंट है वह करेक्ट है, तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गठित पहला आधुनिक मजदूर संगठन था? सबसे पहले इसकी स्थापना देख लीजिए चारों विकल्प की। मद्रास मजदूर संघ जो है वह 1918 ईस्वी में गठित की गई थी। इसके अलावा इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर है 1929 में गठित की गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन है 1920 में गठित की गई थी, और हिंदू मजदूर सभा 1948 में गठित की गई थी। तो अब बताइए, भारत में गठित पहला आधुनिक मजदूर संगठन कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मद्रास मजदूर संघ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक की सेना को एशिया की दूसरी कुशल और योग्य सेना के रूप में जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजा रंजीत सिंह। देखिए, एशिया की सर्वाधिक कुशल सेना जो थी वह ब्रिटिश फौज को माना जाता था, और दूसरे नंबर पर राजा रंजीत सिंह की फौज को दूसरी सर्वाधिक कुशल सेना मानी जाती थी। तो पहले नंबर पर ब्रिटिश सेना और दूसरे नंबर पर राजा रंजीत सिंह की सेना, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, इसे आपको बताना है। पहला, यह प्रथा संपूर्ण भारत में प्रचलित थी, यह गलत है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो सती प्रथा है वह दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं रहा है। दक्षिण भारत में यह प्रचलित नहीं रहा है। दूसरा, मराठों ने इस प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया, यह सही है, क्योंकि बेसिकली आप सती प्रथा को देखेंगे तो राजपूताना ने इसका प्रश्रय दिया था। इसके अलावा बंगाल के जो जमींदारी वर्ग के लोग थे या बड़े बड़े खानदान के लोग थे, वहाँ सती प्रथा प्रचलित थी। इसका उन्मूलन 1829 ईस्वी के 17वें नियम के द्वारा किया गया था, यह भी सही है, यानी कि इसका स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 करेक्ट है, यानी कि 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन ए, संवाद कौमुदी, यह राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। मिरातुल अखबार, यह भी राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। बंगदूत, यह भी राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। लेकिन सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की यह पत्रिका है। तो 5 का क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा 5 का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कंपनी एवं बंगाल के नवाब के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण दस्तक निम्नलिखित में से क्या था? बताइए, दस्तक का मतलब क्या होता है? दस्तक क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कंपनी के कर मुक्त व्यापार का परमिट वह दस्तक कहलाता था। तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, आपको बताना है कि कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्षता किसने की थी, यह सुमेलित है या नहीं, यह आपको बताना है। पहला है काकीनाडा अधिवेशन, जो कि 1923 में हुई, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली ने की थी, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, कानपुर अधिवेशन 1925, एनी बेसेंट, यह गलत है। एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, और कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 2 नंबर स्टेटमेंट गलत।
तीसरा, लाहौर अधिवेशन 1929 वल्लभ भाई पटेल, यह भी स्टेटमेंट जो है वह गलत है। क्यों? क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी, तो यह भी स्टेटमेंट गलत। अगला, हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस, यह बिल्कुल सही है। तो उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित हैं? तो 2 युग्म सुमेलित हैं। करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2 युग्म सुमेलित हैं, यानी कि 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, जो कि 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 9 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज बनारस को निम्नलिखित में से किसने स्वयं क्षरण होते अंधकार के मंदिर के रूप में टिप्पणी की थी? तो इसका 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टीबी मैकाले। टीबी मैकाले ने कलकत्ता में स्थापित मदरसा और बनारस में स्थापित संस्कृत कॉलेज को स्वयं क्षरण होते अंधकार के मंदिर के रूप में टिप्पणी किया था। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये बिपिन चंद्रा में यह स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। इनमें से अधिकांश प्रश्न जो है वह मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा के बुक से लिया गया है। आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी के एमसीक्यू। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के द्वारा लॉर्ड इरविन के समक्ष प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थी? आपको बताना है कि कौन कौन से जो मांगे हैं वह लॉर्ड इरविन के समक्ष प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में शामिल थी। ऑप्शन 1, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, पूर्ण शराबबंदी, यह भी सही है। ऑप्शन 3, सेना के व्यय में 50% की कटौती, यह भी सही है। नमक कर की समाप्ति, यह भी सही है। और आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने की अनुमति, यह भी सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि 10 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, राजस्व प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सुधार मुर्शीद कुली खां के द्वारा नहीं किया गया था? इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए, खालसा भूमि का विस्तार, यह किया गया था। इजारा व्यवस्था, यह भी किया गया था। कर वसूली में रियायत, यह नहीं किया गया था मुर्शीद कुली खां के द्वारा। अनुभवहीन ठेकेदारों की नियुक्ति, यह भी ठीक है। यानी कि 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कर वसूली में रियायत जो है वह मुर्शीद कुली खां के द्वारा अपने साम्राज्य में लागू नहीं किया गया था। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चलता रहा था को निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व प्रदान किया था? एका आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? मदारी पासी ने। तो 12 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब इसे आपको कूट के माध्यम से आंसर बताना है। ऑप्शन ए, सवाई राजा जय सिंह ने आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाओं का निर्माण करवाया था, यह बिल्कुल सही है। 5 जगह इसने आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशाला का निर्माण कराया था। दूसरा कथन आर, वह एक महान खगोल शास्त्री था, यह भी सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। और आर जो है वह ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजा जय सिंह जो है वह एक महान खगोल शास्त्री था, इसीलिए उसने आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाओं का निर्माण कराया था। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1929 में गठित कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए, मुजफ्फर अहमद, बी, अकरम खान, सी, फजलुल हक, डी, अब्दुल रहीम खान। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुजफ्फर अहमद। अगर मुजफ्फर अहमद को देखा जाए तो यह साम्यवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, ठीक है, साम्यवादी आंदोलन से ये जुड़े रहे हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। बाकी जो अकरम खान, अब्दुल रहीम खान और फजलुल हक हैं, ये तीनों कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित रहे, जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने का प्रावधान किया गया था? बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। चार्टर एक्ट 1813, यानी कि 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था? यह भी आसान प्रश्न है। मुगल बादशाह जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई थी। तो 16 का क्या हो जाएगा आंसर? बी। अगला प्रश्न है, स्थापना के आधार पर निम्नलिखित संगठनों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी कि स्थापना के आधार के वर्ष पर इसे अवरोही क्रम में बताना है। देखिए, इंडियन एसोसिएशन कब हुई थी स्थापना? 1876 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में। और मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी में। अब इसे अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम में सबसे पहले आ जाएगा 2, इसके बाद आएगा आपका 1, इसके बाद आएगा 1884 3, इसके बाद आएगा 1885 यानी कि 4। 2 1 3 4 कौन से विकल्प में है? विकल्प नंबर बी, यानी कि 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 2 1 3 4 नहीं, ये 2 1 4 3 होगा यहाँ पे, ठीक है ना? 2 1 4 3, चूंकि मद्रास महाजन सभा 1884 में हुआ है और यह 1885 में, ठीक है? तो और यह हुआ है 1876 और यह 1870। तो सबसे पहले 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, यानी कि इसका 17 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अवध के नवाब सफदर जंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सफदर जंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया था, यह बिल्कुल सही है। केंद्रीय कोष में राजस्व भेजना बंद कर दिया था, यह गलत है। प्रशासन में स्थानीय हिंदुओं की अनुमति दी, यह सही है। और मणिपुर के युद्ध में अब्दाली का साथ दिया था, यह गलत है। मणिपुर के युद्ध में इसने मुगलों का साथ दिया था, ठीक है, यह गलत है। यानी कि कौन कौन सही है? स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ए। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना में हुई ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई का वर्णन निम्नलिखित में से किस अमेरिकी पत्रकार ने किया था? तो इसका वर्णन वेब मिलर के द्वारा किया गया, यानी कि 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है, इसे आपको बताना है। इसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, यह बिल्कुल सही है। मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया गया, यह गलत है, क्योंकि इसने मराठों को सरदेशमुखी का वसूलने का अधिकार तो दिया, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार प्रदान नहीं किया था। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, केवल स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया था? लोहगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम की प्रतिक्रिया स्वरूप दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम, यानी कि 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, न्यू इंग्लिश स्कूल जो आगे चलकर फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए, न्यू इंग्लिश स्कूल या फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में कई सारे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनमें से एक जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 24 नंबर प्रश्न है, भारत माता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सरदार अजीत सिंह के द्वारा भारत माता नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आंदोलन की शिथिलता का सर प्रमुख कारण था? क्रांतिकारी आंदोलन की शिथिलता का सबसे प्रमुख कारण था जनाधार का ना होना, यानी कि 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ? बताइए आप लोग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, इसी के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ इसी का समापन हुआ था। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का वास्तविक उद्देश्य नहीं था? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या नहीं था? बताइए। मुस्लिम हितों की चिंता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। सर हेक्टर मुनरो के द्वारा ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया गया था। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 29 नंबर प्रश्न है, समाज सुधार के क्षेत्र में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रयास किए गए थे? सही उत्तर को यहाँ पर चूज करके बताना है। कौन से प्रयास गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, सती प्रथा की समाप्ति, बिल्कुल सही है। शिशुवध पर रोक, यह भी सही है। ठगी प्रथा की समाप्ति, यह भी सही है। दास प्रथा की समाप्ति, देखिए ये गलत है। दास प्रथा की जो समाप्ति है 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है, यानी कि 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 30 नंबर प्रश्न, टीपू सुल्तान की भूमि कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित करना, यह सही है। ऑप्शन बी, इनाम भूमि पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, यह भी सही है। पॉलीगरों के पैतृक अधिकार को बनाए रखा, यह गलत है। और कृषि ऋण को प्रदान करना, यह भी सही है। यानी कि कौन सही नहीं है? तो 30 का स्टेटमेंट नंबर 3 सही नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति सगौली की संधि के द्वारा हुई थी? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सगौली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से लेकर 16 ईस्वी तक आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, जिसकी समाप्ति सगौली की संधि के माध्यम से हुई। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला 32 नंबर प्रश्न, व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए निम्नलिखित प्रांतों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। चलिए इसको देखिए और बताइए कि इसका कब विलय ब्रिटिश प्रांत में किया गया था। पहला है बघाट, बताइए बघाट का विलय कब किया गया? 1850। अवध 1856, संबलपुर 1849 और नागपुर 1854। अब इसे क्रमवार तरीके में यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले 4 नंबर हो जाएगा 1849, इसके बाद 1 नंबर होगा, इसके बाद 3 नंबर होगा, इसके बाद 2 नंबर होगा, यानी कि 4, 1, 3, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य में सहोत्रा शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? सहोत्रा शब्द, तो सहोत्रा शब्द जो है वह चौथ का एक भाग माना जाता था, जो कि मराठा प्रशासन से संबंधित था। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं था? थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्यों में कौन सा शामिल नहीं था, इसे आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए, हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाए रखना। ऑप्शन बी, धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना। ऑप्शन सी, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। ऑप्शन डी, आपसी भाईचारा विकसित करना। देखिए आधुनिक शिक्षा का प्रसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं था। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, देवबंद स्कूल की स्थापना निम्नलिखित में से किस विद्वान के प्रयास से की गई थी? देवबंद स्कूल की स्थापना, ऑप्शन ए मोहम्मद कासिम, सही है। ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां, यह गलत है। ऑप्शन सी रशीद अहमद, यह भी सही है। ऑप्शन डी महमूद उल हसन, यह भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल 1 और 3 सही है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
अगला, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? आप सभी जानते हैं मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र रूप से बंगाल का अंतिम सूबेदार बना था, जो कि मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त था। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 37 नंबर प्रश्न, वर्ष 1917 में होमरूल आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा नाइट की उपाधि वापस कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि होमरूल आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था 1917 ईस्वी में। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस में हुए द्वितीय विभाजन का प्रमुख कारण था? सबसे पहले याद देखिए कि कांग्रेस में द्वितीय विभाजन कब हुआ। पहली बार विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में और दूसरी बार विभाजन हुआ 1919-20 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस में लॉर्ड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया 1919 ईस्वी में, तो कुछ नेताओं के द्वारा इसका सपोर्ट किया गया था और आईएनसी के द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो इसी समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो उसी समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो क्यों? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों को लेकर मतभेद की स्थिति में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का सी। अगला है 39 नंबर प्रश्न है, टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। यह कथन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी का है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सर जॉन शोर से यह संबंधित स्टेटमेंट है। 39 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 40 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। यानी कि सूची 1 और सूची 2 को आपको यहाँ पर मैच करना है। इधर दिया हुआ है कवि और किस भाषा के वे कवि हैं, इधर दिया हुआ है। तो सूची 1 और सूची 2 को आपको यहाँ पर मैच करना है। चलिए मैच करते हैं इसे। तायुमानवर, ये नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये तमिल के कवि होंगे। तो ए का हो जाएगा आंसर 3। इधर है वारिस शाह। वारिस शाह जो हैं वो पंजाबी भाषा के कवि हैं, यानी कि बी का हो जाएगा 4। और शाह अब्दुल लतीफ़ ये सिंधी के हैं, यानी कि सी का हो जाएगा 2। और दयाराम गुजराती के हैं, यानी कि डी का हो जाएगा 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ब्रिटिश भारत की निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन 1, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कब हुई थी? 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को। अगला, बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, यह कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। विलियम कर्जन वाइली की हत्या कब हुई थी? 1 जुलाई 1909 ईस्वी को। और लॉर्ड हार्डिंग बम कांड 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। अब इसको आप क्रमवार रूप में बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए, यानी कि 1 2 3 4। नहीं, रुकिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। सबसे पहले क्या घटना घटित हुई थी? 2। इसके बाद क्या हुआ? 1 जुलाई, ये 23 दिसंबर। इसके बाद हुआ था 3। इसके बाद क्या हुआ? 1। इसके बाद क्या हुआ? 4। यानी कि 2 1 3 2 3 1 4, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 41 का ए। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब 42 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान करके उनका दमन किया था? तो किसने किया था पिंडारियों का दमन? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है,
व्यापक नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था? तो व्यापक नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम 17 को 1848 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा नागपुर को 1854 ईस्वी में, संभलपुर को 1852 ईस्वी में और झांसी को 1853 ईस्वी में हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का प्रांत बनाया गया था। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, शोर कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? यह तो आपका स्पेक्ट्रम में भी सवाल मिल जाएगा। शोर कमेटी का गठन किस लिए किया गया था बताइए। कामागातामारू जहाज के यात्रियों के अधिकारों की कानूनी लड़ाई के लिए शोर कमेटी का गठन किया गया था। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था? तो स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। एक तरफ आयोग है और दूसरी तरफ किस उद्देश्य के साथ गठित किया गया था यह आपको बताना है। फ्रेजर आयोग, जो फ्रेजर आयोग है पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच के लिए गठित की गई थी। अगला एचिंसन आयोग, एचिंसन आयोग सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या पर विचार के लिए गठित की गई थी। हर्सेल आयोग मुद्रा के संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत करने के लिए गठित की गई थी। और व्हिटले आयोग श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए गठित की गई थी। यानी कि ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3 है। यानी कि 1, 4, 2, 3, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का सी। अगला 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है? अहरार आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है? ए हकीम अजमल खां, यह संबंधित हैं। मजहरुल हक, यह भी सही है। मौलाना मोहम्मद अली, यह भी सही है। लेकिन रहीमतुल्लाह सयानी जो है वह अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं रहे हैं। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन ने अखबार में विज्ञापन दिया था कि भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है जिनकी तनख्वाह, मौत और पेंशन आज़ादी है? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, यानी कि गद्दार पार्टी। गद्दार पार्टी ने अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया था जिसमें कहा गया था कि भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है और उससे तनख्वाह के रूप में क्या मिलेगी? मौत, और पेंशन के रूप में क्या मिलेगी? भारत की आज़ादी। तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1919 में सम्मिलित है? 1909 के भारत सरकार अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो थे वे सम्मिलित थे? ऑप्शन ए, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, यह गलत है। ऑप्शन सी, स्त्रियों को मतदान का अधिकार, यह भी सही है। और लोक सेवा आयोग की स्थापना, यह भी सही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1, 3 और 4 जो है विकल्प वह सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में तुर्की की सहायता के लिए एक चिकित्सा मिशन भेजा गया था? तो मुख्तार अहमद अंसारी के नेतृत्व में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की की सहायता के लिए एक चिकित्सा मिशन भेजा गया था। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ है विद्रोह और दूसरे तरफ है नेतृत्वकर्ता। आपको बताना है कि कौन से विकल्प जो हैं वह इसमें सही हैं। कोल विद्रोह, बुद्धू भगत, यह सही है। खोंड विद्रोह, चक्र बिसोई, यह भी सही है। रामोसी विद्रोह, चितूर सिंह, यह भी सही है। लेकिन भील विद्रोह जो है वह टोमा सोरा, यह गलत है। तो 3 विकल्प जो है, 3 युग्म जो हैं वह करेक्ट हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 51 का आंसर सी। अगला, कंसेंट बिल, सम्मति आयु अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसेंट बिल, एज ऑफ कंसेंट बिल के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, यह बीएम मालवरी के अथक प्रयास का परिणाम है, यह जो है वह सही है। दूसरा, इसमें 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। नहीं, ये 14 वर्ष नहीं, यहाँ पे 12 वर्ष होगा।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन 1 केवल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए एज ऑफ कंसेंट बिल जो है वह 1891 ईस्वी में लाया गया था, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मैकाले, वारेन हेस्टिंग्स। बताइए आंसर। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। 53 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिशों द्वारा प्रारंभ किए गए अस्थायी भूमि बंदोबस्त का परिणाम था? अस्थायी भूमि बंदोबस्त का क्या परिणाम था? ऑप्शन ए, कंपनी की आय सुनिश्चित हुई, बिल्कुल सही। भूमिहीन मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, यह भी सही है। निष्ठावान सहयोगी, जमींदार के रूप में निष्ठावान सहयोगी उन्हें मिले, यह भी सही है। कृषकों की स्थिति में सुधार आया, यह गलत है। यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3 करेक्ट है, यानी कि 54 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 55 नंबर ऑप्शन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए यूरोपीय अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मीर कासिम के द्वारा। ठीक है, तो 55 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच ने निम्नलिखित में से कौन से सुझाव प्रस्तुत किए थे? सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, या बिल्कुल सही। परीक्षाओं के संचालन के लिए 3 विश्वविद्यालय, सही है। व्यावसायिक शिक्षा, यह भी सही है। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगर परिषद, यह गलत है। यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3 करेक्ट है, यानी कि 56 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद में स्वतंत्र आसफजाही वंश की स्थापना की थी? बताइए, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? चिनकिलीज खां के द्वारा हैदराबाद की स्थापना की गई थी। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, लाहौर की संधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर डी, यानी कि सर हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। 58 का आंसर हो जाएगा डी। 59, निम्नलिखित में से किसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मैकाले को कहा जाता है। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाचार पत्र का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के लक्ष्यों में शामिल नहीं था? हिंदू मुस्लिम एकता, बिल्कुल सही है। छुआछूत विरोधी संघर्ष, बिल्कुल सही है। स्त्रियों की दशा में सुधार, यह भी सही है। धार्मिक आडंबर की समाप्ति, यह गलत है। महात्मा गांधी को आप देखेंगे कि सभी धर्मों को समान महत्व देते थे, तो धार्मिक आडंबर की समाप्ति गांधी जी के लक्ष्यों में शामिल नहीं था। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1885 में गठित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य नहीं था? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबी और केटी तलंग के द्वारा किया गया था। शिशिर कुमार घोष इसमें शामिल नहीं थे। तो 61 का क्या हो जाएगा आंसर सी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कूट है, कूट का प्रयोग करके आपको बताना है, एक तरफ समाचार पत्र और दूसरे तरफ संपादक। अल हिलाल बहुत आसान है, अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 2। अगला नवयुग, नवयुग किनका है? मुजफ्फर अहमद, बी का हो जाएगा 4। वंदे मातरम अरविंदो घोष, सी का हो जाएगा 3। और इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, डी का हो जाएगा 1, यानी कि 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेल निर्माण निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों से प्रेरित था? यानी कि रेल निर्माण का उद्देश्य भारत में किन उद्देश्यों से किया गया था रेल निर्माण? ऑप्शन ए, सेना का शीघ्र संचालन सुनिश्चित हो, यह बिल्कुल सही है। भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना, यह गलत है। कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाना, यह भी सही है। जातीयता के बंधन को कमजोर करना, यह गलत है। यानी कि ऑप्शन ए और 3 सही है, यानी कि 63 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित था? भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कौन था? लॉर्ड मैकेंजी, यानी कि 64 का आंसर हो जाएगा डी। इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया था, लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा। तो 64 का आंसर हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देने के पश्चात निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है दीनबंधु मित्र के बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है इसे आपको बताना है। कर्म को वर्ण व्यवस्था का आधार माना, यह भी सही है। स्त्री पुरुष समानता पर बल, यह सही है। पुराणों की प्रामाणिकता स्वीकार की, गलत है। अंतर्जातीय विवाह को अस्वीकार किया, यह भी गलत है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ए और बी करेक्ट है, यानी कि 67 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक थे? बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक भीमराव अंबेडकर रहे हैं, यानी कि 68 का आंसर हो जाएगा ए। 69 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मार्च 1925 में केंद्रीय सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? केंद्रीय सभा का अध्यक्ष मार्च 1925 में विठल भाई पटेल को नियुक्त किया गया था। 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दमन के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के द्वारा कनिंघम सर्कुलर जारी किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रभावी था? तो कनिंघम सर्कुलर का प्रभाव जो था बेसिकली असम में था। 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न यहाँ एक तरफ सूची 1 दूसरे तरफ सूची 2 बताना है कि सिख धर्म के किस गुरु के द्वारा कौन सा योगदान प्रमुख है, यह आपको मैच करना है। गुरु अंगद, ये गुरुमुखी लिपि के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो ए का आंसर हो जाएगा 2। गुरु रामदास, आप सभी जानते हैं अमृतसर मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने, तो बी का हो जाएगा 1। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, सी का हो जाएगा 3। और गुरु हरगोविंद सैन्य कला का प्रशिक्षण या कहिए कि सिखों को लड़ाकू जाति में जिसने बदला था, तो डी का हो जाएगा 4, यानी कि 2 1 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का बी। अगला 73 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी असफलता के कारण थे? देखिए ऑप्शन ए ब्रिटिश नौसैनिक सर्वोच्चता, यह बिल्कुल सही है। फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, यह भी सही है। अंग्रेजों को बंगाल पर अधिकार, यह भी सही है। एक्चुअली जब अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया तो अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा राजस्व का मुनाफा हुआ था, तो एक बहुत बड़ा यह भी कारण था। अगला ब्रिटिश सेनापतियों की कुशलता, यह भी सही है। यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसी असफलता के ये चारों कारण सही हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन 1 2 3 4 चारों सही हैं। अगला ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मद्रास में स्थापित किले को निम्नलिखित में से किस नाम के द्वारा जाना जाता था? तो बताइए। मद्रास में स्थापित किले को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से जाना जाता था। 74 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? पूछा गया है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः कब समाप्त किया गया? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो 75 का क्या हो जाएगा आंसर? बी। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस गांधीवादी नेता ने कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा संपन्न की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि के केलपक्कन के द्वारा। तो 76 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया गया? बताइए। बेदरा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था संभवतः 1759 ईस्वी में। इसमें अंग्रेजों ने डचों को परास्त करके उसे भारतीय मार्केट से पूरी तरीके से बाहर करके अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तो 77 का आंसर हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 में प्रस्तुत अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है वह सम्मिलित नहीं था? युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, यह सम्मिलित था। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन, यह भी सही था। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन, यह इसमें सम्मिलित नहीं था। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, यह सम्मिलित था। तो 78 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के नेतृत्व में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, सही है। द्वैध शासन प्रणाली, यह भी सही है। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया, यह भी सही है। और गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के पदों को संयुक्त किया गया, यह गलत है। यानी कि इसका 1, 2, 3 सही है, यानी कि 80 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। अगला 81वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध की संज्ञा दी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुए प्रांतीय चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बम्बई। बम्बई में कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग की वहां पर सरकार का गठन हुआ था। तो 82 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया था? तो जो जांच समिति का कांग्रेस ने गठन किया था उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, वर्ष 1927 में हुए कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। निम्नलिखित में से किन दलों ने इस कमीशन का समर्थन किया था? यानी कि कुल मिलाकर प्रश्न है कि साइमन कमीशन का समर्थन निम्नलिखित में से किन दलों के द्वारा किया गया था? तो इसका जो विकल्प है उसके अंतर्गत 3 जस्टिस पार्टी और 4 यूनियनिस्ट पार्टी, इन दोनों के द्वारा साइमन कमीशन का समर्थन किया गया था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का उद्देश्य था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटेन के द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने का विरोध करना, यानी कि 85 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन, देखिए स्वराज पार्टी अगर आप देखेंगे कि जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था चौरी चौरा कांड के पश्चात, तो उस समय स्वराज पार्टी का जब गठन किया गया था उसका एकमात्र एजेंडा यही था कि वे विधानमंडल में प्रवेश करके सरकार का सुसंगत विरोध करेंगे। सरकार कोई भी बिल अगर सदन में लाएगी तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, यही स्वराज पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य था। तो 86 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बैबल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? बैबल योजना के संदर्भ में ऑप्शन नंबर ए, एक कार्यकारिणी का गठन जिसके सभी सदस्य भारतीय हों, यह सही, यही होगा आंसर। यह शामिल उसमें नहीं था जिसके सभी सदस्य भारतीय हों। बाकी हिंदू कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिम को समान प्रति, यह भी शामिल था। युद्ध के समाप्ति के पश्चात नवीन संविधान संरचना, यह भी शामिल था। कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार नहीं, यह भी शामिल था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजातीय विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता था? उलगुलान विद्रोह किस विद्रोह का नाम था? तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता था। 88 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गठित कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे को बनाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसका प्रावधान किया गया और इसका गठन 1774 ईस्वी में किया गया था। फर्स्ट चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्फे को बनाया गया था। तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 99वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्म को सुमेलित करिए। एक तरफ पुस्तक और दूसरे तरफ लेखक, और इसे आपको सुमेलित करके बताना है। ऑप्शन ए,
द ग्रेट रिबेलियन, देखिए जो द ग्रेट रिबेलियन है वह एसेंस से यह गलत है, यह अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है, अशोक मेहता। अगला 1857, अशोक मेहता, यह भी गलत है। 1857 एसन सेन के द्वारा लिखी गई है, एसन सेन। द सिपाही मिटिनी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार, यह तो सही है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर, यह भी सही है। यानी कि उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो 2 युग्म सही सुमेलित हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 90 का बी। 91, पाबना कृषक विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने जमींदारों का पक्ष लिया था पाबना विद्रोह के समय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका ने। 91 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 92, स्वतंत्रता के समय हैदराबाद रियासत में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा भाषाई समूह निम्नलिखित में से कौन था, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मराठी। पहला नंबर पे अगर देखा जाए तो तेलुगु था, तेलुगु, दूसरे नंबर पे था मराठी और तीसरे नंबर पे जो था वह कन्नड़। ठीक है, तो इसका 92 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। बहुत आसान प्रश्न है। बंकिम चंद्र ने अपने पुस्तक आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है, तो 93 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 94 नंबर प्रश्न है, लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया था, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका। इनमें से अधिकांश प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, इसलिए आप लोग काफ़ी सीरियसली तरीके से इसे सॉल्व करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है यह। निम्नलिखित कृषक विद्रोहों को उनके कालक्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। नील विद्रोह, नील विद्रोह बताइए कब हुआ था। 1859 से 1860 के बीच में नील विद्रोह हुआ था। पाबना 1873 से 1876 के बीच में हुआ था। मोपला 1920-21 खिलाफत सहयोग के बीच में हुआ था और दक्कन विद्रोह 1874-75 के बीच में हुआ था। अब इसे कालक्रम अनुसार आप व्यवस्थित करिए। सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 95 का ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 का सदस्य कौन नहीं था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स यह बिल्कुल थे, लॉरेंस यह भी था, अलेक्जेंडर यह भी था, H.S. विल्सन यह नहीं था, यानी कि 96 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 97 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री यह बिल्कुल सुमेलित है। सेवा सदन BM मालावारी यह भी सही है। समाज सेवा संघ महादेव गोविंद रानाडे यह गलत है। समाज सेवक संघ नारायण मल्हार जोशी के द्वारा स्थापित किया गया था, तो आंसर सी है। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले यह सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला, भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखित क्रांतिकारी दस्तावेज बम का दर्शन, जिसे फिलॉसफी ऑफ बम कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से लिखा गया था। यानी कि फिलॉसफी ऑफ बम लिखने का क्या प्रमुख रीज़न था, क्या प्रमुख उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था गांधी जी के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों की जो आलोचना की गई थी उसका प्रत्युत्तर देना, तो 98 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 99 नंबर प्रश्न, 1857 के बाद हुए प्रशासनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर को आपको चुनना है। ऑप्शन 1, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति यह सही है। रजवाड़ों के विलय की नीति का परित्याग यह भी सही है। भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों में अनुपात में वृद्धि यह भी सही है, लेकिन रूढ़िवादी वर्गों का विरोध यह गलत है। यानी कि 1, 2 और 4 सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 99 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। वह मुस्लिम लीग के द्वारा इसीलिए अस्वीकार किया गया क्योंकि उसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यानी कि 100 का आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की बुक के महत्वपूर्ण MCQ को आप लोगों के
साथ हमने डिस्कस किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें और इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एकेडमिक्स फॉर सीएसई को ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल एकेडमिक्स फॉर सीएसई नाम है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इससे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा और आप सॉल्यूशन यहाँ इस यूट्यूब चैनल ISPCS सेंटर पर इसे देखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।